5, 4, 3, 2, 1. This is a national emergency. नमस्कार, मैं अविनाश। हर बात पे परमाणु बम की गिदड़ धमकी देने वाले पाकिस्तान को एक बार ओपनहाइमर के जीवन से सबक लेना चाहिए। जुलाई 1945 की एक सुबह न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक चमकदार रोशनी ने आसमान को चीर दिया। यह था ट्रिनिटी टेस्ट, दुनिया का पहला परमाणु बम विस्फोट। इस ऐतिहासिक पल के पीछे थे जो रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिन्हें परमाणु बम का जनक कहा जाता है। We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. लेकिन इस वैज्ञानिक की कहानी सिर्फ विज्ञान की जीत की नहीं, बल्कि अपार पछतावे, नैतिकता के सवालों और मानवता के प्रति जिम्मेदारी की है। यह इसलिए कह रहा हूं कि एक ऐसा पल भी आया जब हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही के बाद ओपनहाइमर ने कहा कि मेरे हाथ खून से सने हैं। उनकी यह बात आज तक दुनिया को झकझोरती है, खासकर तब जब भारत और पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच तनाव की स्थिति बढ़ती है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया में भले ही इस बात का ध्यान रखा, लेकिन पाकिस्तान परमाणु बम की धमकी से बाज नहीं आता। पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बम है। मानवतावादी और शांति प्रिय मुल्क कभी इस तरह की धमकी नहीं देते। उन्हें पता होता है कि आखिर ओपनहाइमर को इतना पछतावा क्यों हुआ और इतनी बड़ी सफलता पाने के बावजूद भी वो किस बात को लेकर पछता रहे थे। 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क में जन्मे जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर एक असाधारण बुद्धिजीवी थे। हार्वर्ड से केमिस्ट्री में डिग्री, जर्मनी के ऑन्टिंगेन विश्वविद्यालय से भौतिकी में पीएचडी और क्वांटम मैकेनिक्स में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सीधे शब्दों में कहा जाए तो उनमें बेजोड़ प्रतिभा थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार साल 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था, अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद था नाजियों से पहले परमाणु बम बना लेना। If the Nazis have a bomb. Why? Why? How about because this is the most important thing that ever happened in the history of the world? Until somebody builds a bigger bomb. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history. इस प्रोजेक्ट की कमान सौंपी गई वैज्ञानिक ओपनहाइमर को, जिन्होंने न्यू मैक्सिको के लॉस एलामोस लैबोरेटरी में हजारों वैज्ञानिकों को एकजुट किया और इस पे काम करना शुरू किया। फिर 16 जुलाई 1945 को ट्रिनिटी टेस्ट की सफलता ने इतिहास रच दिया। उस वक्त ओपनहाइमर के दिमाग में हिंदू धर्म ग्रंथ भागवत गीता की पंक्तियां गूंजी। उन्हें जैसे कोई कह रहा हो, अब मैं मृत्यु बन गया हूं विश्व का संहारक। यह पल उनके लिए विजय और भय का मिश्रण था। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." इसके साथ ही हिरोशिमा नागासाकी के बाद उन्हें पछतावा भी झेलना पड़ा और उस पछतावे में वो एक लेख में लिखते हैं, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और 9 अगस्त को नागासाकी पर फैटमैन परमाणु बम गिराए गए। इन हमलों में करीब 2 लाख लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। जापान ने अगस्त को आत्मसमर्पण कर दिया और यहां से द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। बताते हैं कि शुरू में ओपनहाइमर ने इस जीत का जश्न मनाया, फिर नागासाकी की बमबारी, जिसे उन्होंने सैन्य दृष्टिकोण से गैर जरूरी माना था, इस बमबारी ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया और झकझोर कर रख दिया। 25 अक्टूबर 1945 को ओपनहाइमर ने अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन से मुलाकात की। थोड़ी ही देर चली इस मुलाकात में उन्होंने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे लगता है मेरे हाथ खून से सने हैं। ट्रूमैन को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने जवाब दिया, खून मेरे हाथों पर है, इसकी चिंता मुझे करने दो। ट्रूमैन ने उन्हें रोता हुआ वैज्ञानिक कहकर ऑफिस से निकाल दिया और कहा, इसे दोबारा यहां मत आने देना। सोचिए, वो वैज्ञानिक जो अमेरिका को पहला परमाणु संपन्न देश बनाया, उस वैज्ञानिक को रोता हुआ वैज्ञानिक कहकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया। उसके बाद परमाणु हथियारों के खिलाफ जो आवाज उठाई उन्होंने, ओपनहाइमर ने,
उसके बारे में कहा जाता है हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही ने ओपेनहाइमर को पूरी तरह से बदल दिया। वह परमाणु हथियारों के प्रसार के खिलाफ मुखर हो गए। 1947 में वे अमेरिकी परमाणु ऊर्जा आयोग AEC की जनरल एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बने और अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण की वकालत की। उन्होंने हाइड्रोजन बम के विकास का विरोध किया जो परमाणु बम से 1000 गुना विनाशकारी था। उनकी यह नैतिकता उनके लिए कम्युनिस्ट सहानुभूति को आधार बनाकर 1954 में उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस छीन ली गई। सच पूछिए तो यह उनके कैरियर का अंत था। 1960 में ओपेनहाइमर जापान भी गए लेकिन हिरोशिमा या नागासाकी नहीं जा सके। उनकी इच्छा थी कि वहां जाकर वहां के लोगों से माफी मांगे लेकिन यह नहीं हो सका। ओपेनहाइमर को समझना इसलिए भी जरूरी है आज जब भारत और पाकिस्तान दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देशों के बीच तनाव की स्थिति है। दुनिया के कई देश अपनी चिंता जता रहे हैं। दोनों देशों के पास सैकड़ों परमाणु हथियार हैं और दुनिया डरती है कि किसी गल्फ फैमिली या संघर्ष से विनाश की कोई कहानी न लिखी जाए। भारत जहां इस लड़ाई को बहुत तार्किक ढंग से लड़ रहा है वही पाकिस्तान लगातार धमकी देने से बाज नहीं आता। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के टेरर कैंप को नष्ट किया लेकिन नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान को भी इस वक्त अतीत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ओपेनहाइमर ने 1946 में कहा था कि परमाणु बम ने भविष्य के युद्ध को असहनीय बना दिया है। वो मानते थे कि परमाणु हथियारों का नियंत्रण और पारदर्शिता ही मानवता को बचा सकती है। कहा जाता है कि ओपेनहाइमर कभी भी औपचारिक रूप से परमाणु बम के लिए माफी नहीं मांग सके लेकिन उनका जीवन पछतावे और सुधार की कोशिशों से भरा रहा। साल 1967 में गले के कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई लेकिन उनकी कहानी आज भी जीवित है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि विज्ञान की शक्ति जितनी रचनात्मक हो सकती है उतना विनाशकारी भी। आज पूरी दुनिया इस बात से डरती है कि क्या हम उस हथियार को नियंत्रित कर पाएंगे। अगर हम बात करें नंबर ऑफ परमाणु बम किस देशों के पास कितनी है तो उसमें अमेरिका के पास टोटल 5200 के करीब न्यूक्लियर बम है जिसने सबसे पहले हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक किया। उसके बाद दूसरे स्थान पे आता है रसिया जिसके पास सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ा उसके जखीरा में सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन्स है वो है 5800। अमेरिका के पास भी 5200 है लेकिन रसिया के पास 5800 है। यह तब हुआ था जब कोल्ड वॉर चल रहा था। उस समय अमेरिका और रसिया के बीच लगातार तानातानी चल रही थी और उस समय सोवियत संघ हुआ करता था रशिया और उस दौरान दोनों देशों के आपस के टकराव को लेकर के होड़ मची थी कि किसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन होगा और उसमें सबसे ज्यादा आज की डेट में रसिया के पास 5800 है। उसके बाद अमेरिका के पास है। इन दोनों देशों को केवल मिला लें तो पूरे विश्व का जो न्यूक्लियर वेपन है 90% इन दो देशों के पास है। तीसरे स्थान पे आता है चाइना। तेजी से अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ा रहा है। अनुमानित है कि उसके पास भी 500 न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो फ्रांस यूरोप की सबसे बड़ी न्यूक्लियर ताकत है। लगभग उसके पास 290 न्यूक्लियर वेपन्स है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो उसके पास भी 225 न्यूक्लियर वेपन्स है। भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के तहत किया और आज लगभग भारत के पास 160 से 170 न्यूक्लियर वेपन्स है। लेकिन भारत की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जिसको फॉलो करता है। लेकिन वही पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास भी लगभग 160 से 170 न्यूक्लियर वेपन्स है और उसने जो परीक्षण किया वो भारत के बाद किया। लेकिन पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज जो पॉलिसी है उसको फॉलो नहीं करता है। पाकिस्तान हर बात में आप देखते होंगे धमकी देता है परमाणु बम पटक देंगे भारत पे और हमारे जितने परमाणु बम से उसके जो डायरेक्शन है वो भारत की तरफ करके रखे हैं। इस तरह की लगातार धमकी आती रहती है, गिडर धमकी आती रहती है पाकिस्तान से। अगर हम बात करें और कंट्रीज की तो उसमें नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया ने गुप्त रूप से न्यूक्लियर टेस्ट किया है। इस पे कई बार अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध भी लगाया है इस चीज को लेकर के और अनुमान लगाया जाता है कि नॉर्थ कोरिया के पास भी लगभग 30 से 50 परमाणु बम है। अगर इजराइल की बात करें तो आधिकारिक तौर पर इजराइल ने इस चीज को स्वीकार नहीं किया है कि हमारे पास परमाणु बम है लेकिन माना जाता है कि उसके पास भी 80 से 90 न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर इन देशों में जरा सी भी टकराव हो जाए तो दुनिया न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ सकती है और नतीजा होगा पूरी मानवता का नाश। यही वजह है कि न्यूक्लियर डिसऑर्नामेंट्स यानी परमाणु हथियारों को खत्म करने की बात होती रहती है समय समय पे। लगातार आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस या जो राष्ट्रीय मंच होते हैं उसमें देश आकर के ये इस पे पहल करते हैं और बातें करते हैं कि इस परमाणु बम को निरस्त करना चाहिए और प्रतिबंध लगानी चाहिए जो नए देश हैं जो टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है और लगातार छुप छुप करके कई देश हैं जो इसके टेस्ट कर रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले अमेरिका ने ईरान पे भी प्रतिबंध लगाया था यह कह करके कि ईरान अभी न्यूक्लियर टेस्ट
करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से लगातार न्यूज आते रहते हैं और न्यूक्लियर वेपन्स पे सस्पेंस बना हुआ रहता है, किस देश के पास कितना है। बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।